हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। तो बच्चों, आज आप जो टॉपिक पढ़ने वाले हो वो है कैपेसिटर। ठीक है, तो नया टॉपिक है ये, आप लोग 10th में पढ़ चुके हो। ठीक है, तो आज हम कैपेसिटर को दोबारा से करेंगे और रिवाइज करेंगे कि आप लोगों ने 10th में क्या क्या पढ़ा था। ठीक है, और साथ ही इसकी कुछ डिस्कस करेंगे डाइइलेक्ट्रिक वगैरह को, यानी जो आपके बुक में 3 छोटे छोटे चैप्टर्स हैं, टॉपिक्स हैं ना, एक कैपेसिटर, कैपेसिटर्स ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, और साथ में डाइइलेक्ट्रिक वाला जो छोटा सा टॉपिक है, ठीक है, थ्योरी वाला, वो हम सारा इसी वीडियो में, इसी लेक्चर में कवर कर लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले शुरू करते हैं कैपेसिटर से। व्हाट इज कैपेसिटर। ठीक है, कैपेसिटर एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस होती है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करती है। दोबारा सुन लो, एक ऐसी डिवाइस होती है जो कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर कराती है, और स्टोर कैसे कराती है, इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक है, अब इलेक्ट्रिक चार्ज की फॉर्म में कैसे, देखो, इलेक्ट्रिक चार्ज क्या क्या मतलब होता है, वही इलेक्ट्रिकल एनर्जी का सोर्स होता है ना। जैसे अगर आपने किसी जगह पे चार्ज को फ्लो करवाया तो वहां पर करंट होता है, तो हम कहते हैं यहाँ पे हमें क्या मिल गई है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिल गई है। तो चार्जेस जो होते हैं वही सोर्स होते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी का। ठीक है, चार्जेस फ्लो करते हैं तो आपको करंट मिलता है और आप कहते हो इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिल गई है आपको। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी भी जिसको हम कहते हैं। तो जब कैपेसिटर चार्जेस को स्टोर कराता है तो इनफैक्ट वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करवा रहा होता है। तो हम कैपेसिटर को कैसे डिफाइन कर सकते हैं, अ डिवाइस used to store electrical energy in the form of electric charge। राइट, इलेक्ट्रिक चार्ज की फॉर्म में ये स्टोर कराती है। अब ये स्टोर कराता कैसे है, स्टोर ये ऐसे कराता है कि समझो यहाँ पर आपके पास 2 प्लेट्स हैं। ठीक है, ये है एक प्लेट, ये है दूसरी प्लेट, और इसको आपने पैरेलल रखा हुआ है। अब कैपेसिटर जो होते हैं ना वो डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। ठीक है, स्फेरिकल होते हैं और भी सिलेंड्रिकल भी होते हैं, पैरेलल प्लेट भी होते हैं। अब यहाँ पर मैं प्लेट्स इसलिए बना रही हूँ क्योंकि आपके सिलेबस में सिर्फ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है। ठीक है, कैपेसिटर आपने देखे होंगे, आपकी जो पंखे वगैरह हैं उसका अक्सर कैपेसिटर ख़राब हो जाएगा, जल जाए तो वो स्लो हो जाते हैं। ठीक है, उनकी स्पीड कम हो जाती है और मैकेनिक आता है, कहते हैं जी कैपेसिटर चेंज होने वाला है, तो आप कैपेसिटर चेंज कराते हो तो वो सही हो जाता है। अब होता यह है कि इसके साथ आपने एक बैटरी जोड़ी होती है, यानी करंट सोर्स जो होता है वो जुड़ा होता है ना। तो इस बैटरी की वजह से इसकी एक साइड पर, एक प्लेट पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। अब ये सारा हम एक्सप्लेन करेंगे चार्जिंग में, और एक पर नेगेटिव आ जाता है। ठीक है, तो इस तरह से ये इन दोनों के दरमियान में क्या हो जाता है, पोटेंशियल डिफरेंस हो जाता है। पोटेंशियल डिफरेंस कैसे हो जाता है कि यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होती हैं वो यहाँ से इस डायरेक्शन में पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ आ रही होती हैं, पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव प्लेट की तरफ। तो इस तरह से इलेक्ट्रिक एनर्जी जो होती है वो इन दोनों के दरमियान में स्टोर रहती है, और जब भी आपको ज़रूरत होती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी की तो वो ये आपको डिस्चार्ज होके सारे के सारा चार्ज इकट्ठा ही दे देता है। अब आपको कैपेसिटर बनाने की ज़रूरत ही क्या है। ठीक है, अब आपको अगर इलेक्ट्रिकल एनर्जी चाहिए तो ऑफकोर्स आपको ये बिजली की तारें मिल तो रही हैं, तो यहाँ से आप डायरेक्ट करंट से जोड़ दो तो आपको इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिल जाएगी। तो हमें क्या मुसीबत पाली हुई है कि हम कैपेसिटर बनाएं, कैपेसिटर की आखिर ज़रूरत ही क्या है। मैं इसके बगैर भी तो हमें करंट जो हमारे घरों में आ रहा है, ठीक है, उसकी तारों के अंदर, वायर्स के अंदर करंट होता है, तो हम कैपेसिटर क्यों बनाएं। कैपेसिटर की ज़रूरत इसलिए है कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं, बहुत सारे अप्लायंसेस ऐसे होते हैं जिनमें आपकी मोटर आ जाती है, पंखा आ जाता है, जिनको स्टार्ट होने के लिए ज़्यादा करंट की ज़रूरत होती है। यानी स्टार्ट होने के लिए उनको ज़्यादा करंट चाहिए होता है, लेकिन उसके बाद वो फ्लो करते रहते हैं आहिस्ता करंट से भी, ज़्यादा कम करंट से भी। लेकिन स्टार्ट करने के लिए आपको एक दफ़ा ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ती है। ठीक है, जैसे किसी भी चीज़ को स्टार्ट करने के लिए पहले धक्का देना पड़ता है उसको। ठीक है, अक्सर जब गाड़ियाँ स्टार्ट नहीं हो रही होती तो पीछे लोग धक्का देते हैं ना, उसको धक्का लगा रहे होते हैं। क्यों, क्योंकि कोई भी चीज़ जो रुकी हुई है ना, तो उसको स्टार्ट करने के लिए आपको ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ती है। तो जब भी आपने पंखा वगैरह स्टार्ट करना होता है तो स्टैटिक फ्रिक्शन समझ लो आप। ठीक है, स्टैटिक फ्रिक्शन, तो उसको यानी मूव कराने के लिए, उसको स्टार्ट कराने के लिए आपको ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ती है। तो उसी के लिए कैपेसिटर हम यूज़ करते हैं कि पहले ये ग्रेजुअली एनर्जी को, यानी चार्जेस को स्टोर करता रहता है, और जैसे ही आपने चलाना होता है और वो एकदम से सारे का सारे चार्जेस दे देते हैं। अब ये ज़रूरत इसलिए है क्योंकि आपके करंट की जो मेन सप्लाई होती है ना, जो तार आपके पास आ रही होती है,
ठीक है। वहाँ पर जो करंट होता है ना वो इतना ज़्यादा नहीं होता, ठीक है। यानी जितना आपको, यानी अक्सर पंखे जो होते हैं उनको चलने के लिए 25 एम्पेयर से 30 तक करंट चाहिए होता है। तो इतना करंट तो आपको मिलता ही नहीं है, ठीक है, जो आपकी मेन लाइन होती है। तो इतना करंट आपको वहाँ से नहीं मिलता, तो इस वजह से आप कैपेसिटर बना लेते हो। सही है, समझ आ गई। तो इसका मतलब है कैपेसिटर क्या है? कैपेसिटर इज अ डिवाइस दैट यूज टू स्टोर इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस। सही है। अब ये बैटरी है, पॉजिटिव चार्ज जो है वो यहाँ पर, अब यानी यहाँ से पॉजिटिव चार्जेस, आपको पता है ना हमेशा बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से करंट फ्लो करता है। तो यहाँ पर ये चार्जेस होते हैं, ठीक है, प्लेट के ऊपर चार्ज आता है, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। अब दरमियान में या तो यहाँ पर एयर होती है या फिर आपने यहाँ पर कोई भी डाई इलेक्ट्रिक रखा होता है, ठीक है। इंसुलेटर नहीं होता, डाई इलेक्ट्रिक होता है। अब डाई इलेक्ट्रिक क्या होता है वो भी हम पढ़ेंगे। यहाँ पर आपकी बुक में इंसुलेटर का वर्ड यूज हुआ है, लेकिन इंसुलेटर से डिफरेंट होता है डाई इलेक्ट्रिक, ठीक है। अब यहाँ पर आप क्या होता है कि यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। ये सारा समझाऊंगी मैं आपको, फिक्र नहीं आपने करनी। यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। अब जब आप यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज रखते हो तो इन दो प्लेट्स जो होती हैं इनके दरमियान में पोटेंशियल भी तो बढ़ जाता है ना, पोटेंशियल डिफरेंस आ जाता है। और वो पोटेंशियल डिफरेंस कितना होता है? V। तो जितना ज़्यादा चार्ज आप इन दो प्लेट्स के ऊपर डिपॉजिट करवाते हो, इन दोनों के दरमियान में पोटेंशियल डिफरेंस भी बढ़ता जाता है। यानी अगर यहाँ पर 2 कूलम चार्ज था तो यहाँ पर पोटेंशियल था, लेकिन अगर आपने यहाँ पर 5 कूलम चार्ज करा दिया तो अब इन दो प्लेट्स के दरमियान में क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो ज़्यादा हो गया, ज़्यादा पोटेंशियल का फ़र्क हो गया। तो उसके लिए आप क्या करते हो, यहाँ पर एक रिलेशन लिखते हैं कि Q जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वोल्टेज के, कि जितना ज़्यादा आप चार्ज जो है वो इन प्लेट्स के ऊपर डिपॉजिट करवाते हो, इन दोनों के दरमियान में पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो भी उतना ही ज़्यादा होता जाता है। अब यहाँ पर प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को हटाने के लिए हम लगाते हैं कांस्टेंट, और वो होता है C। व्हाट इज C? ठीक है, इसको हम कहते हैं कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, और ये होती है बेसिकली, इसका नाम होता है कैपेसिटेंस। यानी C जो है वो होता है कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, प्रोपोर्शनैलिटी ठीक है, और नाम है इसका जी कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस। अब ये क्या है? ये कैपेसिटर है। क्या है? कैपेसिटर, क्या? चार्जेस को स्टोर करवाने वाला, ठीक है। और ये क्या है? कैपेसिटेंस, चार्ज स्टोर करने की सलाहियत, ठीक है। कि कोई भी कंडक्टर जो है, कोई भी क्या है आपका कैपेसिटर जो है वो अपने अंदर कितना चार्ज स्टोर करा सकता है, तो उसकी जो सलाहियत होती है इसको हम कैपेसिटेंस बोलते हैं, ठीक है। द एबिलिटी टू स्टोर चार्ज, ठीक है, एबिलिटी ऑफ कैपेसिटर। अब ना हम इसके ना पहले करते हैं बात यूनिट्स की, फिर आपको इसकी ज़्यादा से अच्छे से समझ आएगी। कैसे? भला देखो, Q इज इक्वल टू CV, ठीक है, और ये V इधर आ जाएगा क्योंकि आपने कैपेसिटेंस निकालनी है, तो ये आ जाएगा Q बाई V इक्वल टू C। यानी यहाँ से आपको क्या पता चलता है कि चार्ज और इस चार्ज की वजह से इन दो प्लेट्स के दरमियान में पैदा होने वाले पोटेंशियल डिफरेंस की जो रेशो होती है ना, वो आपको कैपेसिटेंस के बारे में बताती है, ठीक है। यानी यहाँ से आपको कैपेसिटेंस की एक और डेफिनेशन मिल गई, वो क्या? रेशो ऑफ चार्ज and potential difference between plates of capacitor is called capacitance, ठीक है। तो ये एक और डेफिनेशन आ गई। अब ये जो कैपेसिटेंस होती है इसके अगर हम यूनिट देखें तो क्या बनते हैं? ये उसका ऊपर वाला यूनिट, ऊपर जो है वो चार्ज है, तो ऊपर क्या आ गया? कूलम। यहाँ पर हम लाइन लगाते हैं और यहीं पे इसको डिस्कस करते हैं, ठीक है। देखो, तो कैपेसिटेंस है इज इक्वल टू चार्ज पर वोल्टेज, और यहाँ पर आ गया कूलम, और ये आ गया वोल्टेज का, पोटेंशियल डिफरेंस का वोल्ट होता है ना, तो कूलम चार्ज इज इक्वल टू कैपेसिटेंस इज इक्वल टू कूलम पर वोल्ट। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है
कि समझो आपके पास जो चार्ज कैपेसिटर है वो 2 कूलम पर वोल्ट का है, यानी आपके पास जो कैपेसिटर है वो है 2 कूलम पर वोल्ट का। इसका मतलब ये है कि जब आप 2 कूलम चार्ज को यहाँ पर डिपॉजिट कराते हो तो इन दो प्लेट्स के दरमियान में 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस आता है। 2 कूलम चार्ज को डिपॉजिट कराया तो यहाँ पर इन दोनों के दरमियान में जो वोल्टेज पैदा हुआ, पोटेंशियल डिफरेंस पैदा हुआ, वो 1 वोल्ट का था। अब यहाँ पर अगर आपके पास 5 कूलम पर वोल्ट हो तो इसका मतलब है कि अब आपने 5 कूलम का जब चार्ज डिपॉजिट कराओगे तो फिर इन प्लेट्स के दरमियान में 1 वोल्ट का फ़र्क होगा। अगर यहाँ पर 10 कूलम पर वोल्ट हो, इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये होगा कि जब आप 10 कूलम जो चार्ज है वो यहाँ पर डिपॉजिट कराओगे तब पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट बढ़ेगा। इसका मतलब क्या है कि 2 कूलम पर वोल्ट का मतलब है कि 1 वोल्ट का यानी 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस करने के लिए आपको 2 कूलम चार्ज जो है वो डिपॉजिट करना पड़ेगा। अब वोल्टेज का क्या काम है भला, देखो इसको हम यहाँ पे समझते हैं ज़रा ध्यान से। तो समझने के लिए आप देखो कि ये है आपकी प्लेट, सही है। कॉन्सेप्ट को ज़रा ध्यान से समझना। पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, ये नेगेटिव 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 नेगेटिव। अब होगा क्या कि आपने यहाँ पर ना पॉजिटिव बैटरी को यानी ना यहाँ से करवाया हुआ है ज्वाइन। अब आपने क्या करना है, यहाँ से एक और पॉजिटिव चार्ज को यहाँ पर लेके आना है। अब जब यहाँ से एक और पॉजिटिव चार्ज को बैटरी लेके जाएगी तो क्या होगा, ये वाले पॉजिटिव चार्ज इसको रिपेल नहीं करेंगे, रिपेल करेंगे ऑफ कोर्स। अब इसकी रिपल्शन पर काबू पाने के लिए हमें एक्सटर्नल वर्क करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? एक्सटर्नल वर्क। एक्सटर्नल वर्क यानी एक्सटर्नल वर्क करा और इसके ऊपर डिपॉजिट करा दिया आपने, सही है। अब जब ये तो डिपॉजिट करा दिया, अब यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज की तादाद ज़्यादा हो गई तो अगली दफ़ा एक और पॉजिटिव को लेके जाओगे तो फिर क्या होगा कि इस पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से यहाँ पर आपको और ज़्यादा रिपल्शन का सामना करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब 5 कूलम पर वोल्ट, इसका मतलब ये है कि आप यहाँ पे 5 कूलम चार्ज को डिपॉजिट कराओ फिर 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस होगा। तो इसका मतलब है कि अगले को करवाने के लिए, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस अभी तो 1 वोल्ट का है, तो जब आप अगले चार्ज को लेके आओगे तो आपको इतना ज़्यादा वर्क नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। फिर जब अगले को लेके आओगे, यानी जब पहले 5 को रखा तो यहाँ पर 1 वोल्ट हो गया, जब अगले 5 को लेके गए तो यहाँ पर 2 वोल्ट हो गया, अगले 5 को लेके गए तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया? 3 वोल्ट, सही है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर आपको जब भी 5 कूलम को लेके जाते हो तो 1 वोल्ट का ही फ़र्क पड़ता है। अब एक और कैपेसिटर बना लो यहाँ पर, पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, नेगेटिव 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 नेगेटिव। अब ये है 2 कूलम पर वोल्ट का। तो इसका मतलब ये है कि अगर हम इसको ऐसे बैटरी के साथ जोड़ दें, ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि जब आप यहाँ से पॉजिटिव चार्ज 2 कूलम का लेके जाओगे, समझो ये 2 कूलम पर वोल्ट का है, तो जब आप यहाँ से 2 कूलम का चार्ज उठाकर यहाँ पर डिपॉजिट कराया तो यहाँ पर 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस प्रोड्यूस हो गया। अगली दफ़ा जब 2 कूलम को लेके गए तो 2 वोल्ट का हो गया, अगली दफ़ा 2 कूलम को लेके गए तो 3 वोल्ट का हो गया। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो 5 कूलम वाला है, 5 कूलम पर वोल्ट वाला है, इसमें आप एक चक्कर में 5 वोल्ट यानी 1 वोल्टेज के फ़र्क से 5 कूलम का चार्ज डिपॉजिट करा सकते हो। लेकिन इसके अंदर 1 वोल्ट के फ़र्क आपको पर आप सिर्फ 2 कूलम ही डिपॉजिट करा सकते हो। तो इसका मतलब है ये ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि ये ज़्यादा जो चार्ज है वो स्टोर करवा पा रहा है और यहाँ पर ये जो है वो कम चार्ज स्टोर कर पा रहा है। अब होप्स हो कि आपको कैपेसिटेंस की समझ आ गई कि ये कैसे चार्ज को स्टोर करवाने की सलाहियत है। तो कैपेसिटेंस का जो यूनिट वैसे तो कूलम पर वोल्ट है ऐसा यूनिट, लेकिन हम इसका ज़्यादा यूज़ होने की वजह से इसको फैरड बोल देते हैं, ठीक है, फैरड। और 1 फैरड बराबर होता है 1 कूलम पर वोल्ट के। अब फैरड 1 कब होगा? ठीक है, 1 फैरड तब होगा कि अगर आप 1 कूलम चार्ज को डिपॉजिट करवाओ और 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस
प्रोड्यूस हो, यानी 1 कूलम चार्ज को डिपॉजिट कराया और यहाँ पर इन दो प्लेट्स के दरमियान में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितना हो गया, 1 वोल्ट का हो गया। फिर अगले कूलम को 1 कूलम को कराया तो 1 वोल्ट हो गया, फिर 1 कूलम को कराया तो 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, अब 5 कूलम पर वोल्ट का मतलब क्या था, इसका मतलब था कि जब आपने 5 कूलम चार्ज डिपॉजिट कराया तो 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस हुआ। 2 कूलम पर वोल्ट का मतलब क्या था कि हर चक्कर में, यानी 2 कूलम का आपने डिपॉजिट कराया तो आपके पास जो पोटेंशियल डिफरेंस था वो कितना प्रोड्यूस हुआ, 1 वोल्ट का। अब 1 कूलम पर वोल्ट का मतलब क्या है, 1 कूलम वोल्ट का मतलब है कि आपने 1 कूलम चार्ज जो है वो डिपॉजिट कराया और पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट का प्रोड्यूस हुआ। अब चूंकि क्या है कि ये है कांस्टेंट, यानी कैपेसिटेंस जो है वो है कांस्टेंट, कैपेसिटेंस इज कांस्टेंट। इसका मतलब ये है कि अगर आप चार्ज बढ़ाओगे, यानी वैसे इसका फार्मूला यही है ना, C इज इक्वल टू Q बाई V, यानी अगर आप चार्ज, यानी जो चार्ज आपके पास कैपेसिटर है, सही है, तो अगर आप उस पर चार्ज बढ़ाओगे ना तो वोल्टेज कम हो जाएगा। अगर आप चार्ज को कम करोगे, देखो मिसाल के तौर पर कि पहला जो चार्ज था वो था आपके पास 4 और वोल्टेज था 2 वोल्ट, तो कैपेसिटेंस कितनी आएगी, 4 कूलम 2 वोल्ट, तो ये हो गया 2 फैरड का, सही है। अब अगर आप चार्ज को बढ़ाकर 8 कूलम कर दो, यानी अब चार्ज जो है, यानी Q2 जो है वो आपके पास 8 कूलम हो गया, तो वोल्टेज जो होगा, वोल्टेज V2 जो होगा वो 4 वोल्ट होगा। क्यों, क्योंकि कैपेसिटेंस 2 ही रहनी है। ठीक है, तो अगर आपने कैपेसिटेंस Q2 ओवर V2 इक्वल टू 8 कूलम ओवर 4 वोल्ट और ये आपके पास 2 कूलम पर वोल्ट, यानी 2 फैरड, तो इसका मतलब है कि कैपेसिटेंस जो है वो कांस्टेंट ही रहनी है, कैपेसिटेंस की वैल्यू कोई चेंज नहीं होनी। बस आप होना क्या है कि अगर आप चार्ज बढ़ाओगे तो साथ वोल्टेज की वैल्यू भी बढ़ जाएगी। इससे क्या होगा कि आपकी कैपेसिटेंस की वैल्यू हमेशा कांस्टेंट रहेगी। तो इसका मतलब है कि कैपेसिटेंस जो है वो डिपेंड नहीं करती कि आपकी चार्ज की वैल्यू क्या है, वोल्टेज की वैल्यू क्या है। तो यहाँ से आपको जो इन्फॉर्मेशन मिली है वो क्या है कि कैपेसिटेंस does not depend upon value of charge and value of potential difference on the capacitor, does not depend upon charge and voltage, चार्ज एंड वोल्टेज पे डिपेंड ही नहीं करती। अब डिपेंड ये ना चार्ज पे करती है ना वोल्टेज पे करती है, क्यों नहीं डिपेंड करती, क्योंकि अगर चार्ज बढ़ाओगे तो वोल्टेज बढ़ जाएगा, चार्ज कम करोगे तो वोल्टेज कम हो जाएगा। लेकिन ये डिपेंड करती किस चीज़ पे है, डिपेंड ये करती है कि ये जो कैपेसिटर है, ठीक है, उसकी ज्योमेट्री कैसी है, ज्योमेट्री ऑफ कैपेसिटर स्पेलिंग्स मिस्टेक हो जाए तो आप प्लीज़ उसको देख लेना, क्योंकि ये मेरी कमज़ोरी है, बहुत सारी कमज़ोरियों में से एक कमज़ोरी ये भी है कि मुझे स्पेलिंग्स में मिस्टेक ना हो जाती है, कन्फ्यूजन हो जाती है। आई थिंक यहाँ पे ये आना है, ज्योमेट्री ऑफ कैपेसिटर एंड डिस्टेंस बिटवीन दिस प्लेट्स। अब मैंने यहाँ पे ना काफ़ी सारा बड़ा डिस्टेंस बनाया है, इनफैक्ट ये बहुत छोटा होता है, तो हम ये डिस्कस कर लेंगे अभी, कोई मसला नहीं है। ठीक है, ज्योमेट्री ऑफ कैपेसिटर एंड डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर। कैपेसिटर, ओके ओके, तो इन चीज़ों पे डिपेंड करती है। ठीक है, तो ये आपका कैपेसिटर वाला जो छोटा सा 12.13 वाला जो है था वो हो गया है पूरा, सही है। अब आपने करना है कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ठीक है, कैपेसिटेंस आपने फाइंड करनी है, तो चलो लेट्स गेट स्टार्टेड। अच्छा जी, तो बच्चों अब आपने पढ़ना है कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ठीक है, उसके लिए आपने क्या करना है, समझो यहाँ पर आपके पास है 2 प्लेट्स, फाइन, दिस,
लाइक दिस। अब ये ठीक है, ये है आपके पास प्लेट्स। अब ये याद रखना कि इन दोनों का एरिया जो है वो बराबर होना चाहिए, एरिया बराबर होना चाहिए। तो समझो इसका एरिया बराबर है, इसको आपने क्या किया है कि बैटरी के साथ अटैच कर दिया है, बैटरी के साथ आपने किया है अटैच। अब इस बैटरी की वजह से इसके ऊपर, इस प्लेट के ऊपर आ गया है पॉजिटिव चार्ज, ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन इसके ऊपर आ गया नेगेटिव चार्ज। परेशान नहीं होना, आगे वाले टॉपिक में हमने यही पढ़ना है कि इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया तो इस पर नेगेटिव चार्ज कैसे आया, ठीक है। अब होता ये है कि समझो इन दोनों के दरमियान में जो डिस्टेंस है, यानी जो सेपरेशन आपने इन दोनों प्लेट्स के दरमियान में रखी हुई है वो है डी। अब कैपेसिटर को बनाने की दो शर्तें। पहली शर्त तो ये है कि इन दोनों प्लेट्स का, यानी समझो अगर ये प्लेट ए है ये बी है, तो एरिया ऑफ प्लेट ए बराबर होना चाहिए एरिया ऑफ प्लेट बी के। ओके, यानी ये एरिया बराबर होना चाहिए। फिर एरिया के मुकाबले में ये जो इनका सेपरेशन है वो बहुत कम होना चाहिए, ठीक है। यानी डी जो है वो बहुत स्मॉलर होना चाहिए एज कंपेयर टू एरिया, यानी इतना छोटा होना चाहिए कि ये जो प्लेट है वो इनफाइनाइट शीट के तौर पर बिहेव करे। अब इनफाइनाइट के का जो कॉन्सेप्ट है ना वो बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूज कर देता है, बच्चों को भी बड़ों को भी, क्योंकि मैं भी काफ़ी बड़ी थी जब मुझे ये पता चला। क्या पता चला कि इन्फिनिटी क्या होती है। हम समझते हैं इन्फिनिटी तो वो कहीं सूरज के पार का डिस्टेंस जो होगा ना वो इनफाइनाइट होगा, ठीक है। हमें लगता है कि अच्छा इनफाइनाइट साइज, तो हम कहते हैं वो कोई ब्लैक होल के साइज की कोई चीज़ जो होगी ना वो इनफाइनाइट साइज होगा। बल्कि इन्फिनिटी जो होती है ना वो होती है रिलेटिव टर्म। रिलेटिव टर्म कैसे है कि हर वो चीज़ जो आपकी पहुंच से दूर हो वो इनफाइनाइट होती है, रिलेटिव टर्म होती है। कैसे, देखो आप कमरे में बैठे हो, आपकी आंखें इस दीवार से पार नहीं देख सकती, तो दीवार के पार की जो सारी चीज़ें हैं वो आपके लिए इनफाइनाइट डिस्टेंस पे है। अब अगर यहाँ पर दो प्लेट्स रख दी हैं ये, ठीक है, इनको आपने इतना सेपरेट यानी एक दूसरे के बिल्कुल करीब रख दिया है, तो यहाँ पर अगर कोई चींटी आ जाए तो उसको तो यही लगेगा कि पता नहीं कहाँ तक ये जा रही हैं, इनफाइनाइटली जा रही हैं, ठीक है। तो एक चींटी के लिए ये शीट्स जो होंगी वो इनफाइनाइट होंगी, यानी आपने इनको इतना क्लोज रखना है कि एरिया जो है यानी ये दोनों प्लेट्स जो हैं वो इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज के तौर पर बिहेव करें, सही है। अब पैरेलल प्लेट कैपेसिटर जो होता है ना, अब आपको जैसे मैंने बताया कि कैपेसिटर तो बहुत तरह के होते हैं, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को ही हम क्यों प्रेफर करते हैं, यानी सेफेरिकल भी तो होते हैं। अब अगर आपके पास सेफेरिकल हो ना तो देखो यहाँ पर अगर आपने उसको पॉजिटिव चार्ज किया हुआ है, सही है, यहाँ पे सारा पॉजिटिव चार्ज है, तो इसकी फील्ड लाइंस जो होंगी ना वो इनफाइनाइट डिस्टेंस तक जाती हैं, जिसकी वजह से जो एनर्जी होती है ना वो आपकी बाउंड नहीं रहती, ठीक है। इनफाइनाइट डिस्टेंस तक जा रही है ना तो एनर्जी बाउंड नहीं रहती। लेकिन अगर आप यहाँ पे देखो तो ये पॉजिटिव से निकल कर नेगेटिव में एंटर हो रही हैं, क्योंकि डिस्टेंस बहुत छोटा है इन दो प्लेट्स के दरमियान में, पॉजिटिव से निकल कर नेगेटिव में, पॉजिटिव से निकल कर नेगेटिव में। अब ये ऐसे निकल रही हैं और ऐसे एंटर हो रही हैं, तो इसका मतलब ये होता है कि एनर्जी जो होती है ना वो इन दो प्लेट्स के दरमियान में बाउंड रहती है। तो इस वजह से हम प्रेफर करते हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को। तो जैसे कि अब हमने डेरिवेशन शुरू करनी है इसकी, ये ज़रूरी चीज़ें थी दो, क्या कि एक तो इन दोनों का एरिया जो है वो बराबर होना चाहिए, दूसरी चीज़ कि इन दो प्लेट्स के दरमियान में सेपरेशन जो है वो इनके एरिया के मुकाबले में बहुत कम होनी चाहिए। ऑफ कोर्स मैंने ज़्यादा बनाई है, क्यों, समझाने के लिए। जैसे कि आपको पता है कैपेसिटेंस का आपने फार्मूला पढ़ा था Q/V, ठीक है। अब इसकी जगह पे हम पोटेंशियल डिफरेंस लगा सकते हैं इन दो प्लेट्स का, तो इसकी जगह पे हम Q/del V लगा सकते हैं, इन दो प्लेट्स के दरमियान में जो पोटेंशियल डिफरेंस है, चेंज इन पोटेंशियल डिफरेंस, ये लगा सकते हैं ना। तो C इज इक्वल टू Q/delta V। ये आपके पास कैपेसिटेंस का, पैरेलल प्लेट कैपेसिटेंस का जो बेसिक है वो आ गया। इससे हम आगे जाएंगे और डिराइव करेंगे, और जो फार्मूला आएगा वो हमें कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन देता है
यानी उसकी फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, क्योंकि मैथ जो होती है वो आपको हमेशा ही उन चीज़ों के बारे में, यानी ऐसा होता है कि मैथ के लिए क्यों एक इक्वेशन जो होती है ना इतनी सी, ये आपको पूरे पैराग्राफ जितनी इन्फॉर्मेशन दे देती है। जैसे अभी हमने कैपेसिटेंस का पीछे वाला पढ़ा था, क्या भला याद करवा दूँ, ये सारा जो कहानी शहानी पढ़ी थी हमने, ठीक है। अब देखो इतना सा फार्मूला और कितनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपको दे रहा है। तो मैथ की ये खसूसियत होती है, ये खूबसूरती है इसकी कि ये आपकी इतने ज़्यादा नॉलेज को इतनी सी जगह पर फोकस कर देता है, ठीक है। तो अब यहाँ पर ये चार्ज क्या है, क्यू है, चार्ज ऑन प्लेट्स, चार्ज ऑन प्लेट्स, और ये पोटेंशियल डिफरेंस। अब अक्सर बच्चे समझते हैं ये पोटेंशियल जो है वो बैटरी का है, नहीं, बल्कि ये पोटेंशियल डिफरेंस इन प्लेट्स के दरमियान में होता है। अगर आप अपनी बुक को भी देखो ना, देखो तो यहाँ पर देखो ये क्या है कि प्रोड्यूस अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट बिटवीन देम, यानी प्लेट्स के दरमियान में पोटेंशियल डिफरेंस की बात हो रही है, ठीक है। तो ये है पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन प्लेट्स, राइट। अच्छा, तो अब अगर आपने यहाँ पे से चार्ज निकालना हो तो वो किसके इक्वल होगा, चार्ज होगा आपके पास सी डेल वी इक्वल टू चार्ज, सही है। इसी फार्मूला को हमने रीअरेंज कर लिया। अब यहाँ से ना हम इस यहाँ पे दोबारा आते हैं। तो देखो बेटा, यहाँ पे क्या है कि ये भी प्लेट है, इसके ऊपर भी चार्ज है, तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, इसको समझ लो E1, सही है। अब ये इस प्लेट की इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो किस डायरेक्शन में होगी, वो भी इसी डायरेक्शन में होगी, क्योंकि नेगेटिव की तरफ होती है, यानी E2। तो इसका मतलब है कि E1 और E2 जो हैं वो क्योंकि मैग्नीट्यूड के ऊपर चार्जेस के सेम है, तो मैग्नीट्यूड में भी सेम है और डायरेक्शन में भी सेम है। तो हम क्या करते हैं, इनफाइनाइट शीट के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फील्ड इंटेंसिटी का फार्मूला जो आपने गॉसेस लॉ से ड्राइव किया था, क्या ड्राइव किया था भला, E इज इक्वल टू सिग्मा ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट, याद है कुछ। सिग्मा यहाँ पर होता था चार्ज पर यूनिट एरिया, सिग्मा ये एप्सिलॉन नॉट जो होता था ये आपके पास होता था परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, याद है कुछ। तो अब अगर हम E1 के लिए लिखें तो ये है, और E2 के लिए भी सेम ही होगा, क्योंकि वहाँ पर चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी भी सेम है और यहाँ पर एरिया भी सेम है, सारा कुछ सेम ही है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो दोनों की बराबर है, डायरेक्शन भी सेम है। अगर आपने नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है यहाँ पर, तो याद है ना इलेक्ट्रिक फील्ड हम कैसे निकाला करते थे, इनका वेक्टर सम ले लो। तो वेक्टर सम हम लेंगे तो दोनों साइड एक ही डायरेक्शन में है, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आपके पास आ जाएगी E1 प्लस E2, यही आ जाएगी ना। तो E1 आपके पास है सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, E2 है आपके पास सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, सही है। तो जी यहाँ पर जब आप इनको ऐड कर दोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड नेट वाली जो आ जाएगी आपके पास, वो आपके पास आ जाएगी सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, इसको आप ई ही बोल दो, ठीक है, ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, ये आपके पास आ गया। और पीछे वाली डेरिवेशन आपकी बुक में है ही नहीं, वो उन्होंने स्किप कर दी है, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या है कि सिग्मा किसके बराबर होता है, जैसे मैंने आपको बताया था ये चार्ज पर यूनिट एरिया है, सरफेस चार्ज डेंसिटी है, क्या है, सिग्मा क्यों हम कहते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी। अब ये बराबर किसकी होती है, सरफेस है ना, तो चार्ज पर यूनिट एरिया के, इसकी जगह पे लगा दो आप, तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपके पास आ जाएगी 1 बाय एप्सिलॉन नॉट और सिग्मा की जगह पे Q बाय A, तो ये आ गया आपके पास Q बाय एप्सिलॉन नॉट और A, ये आ गई इलेक्ट्रिक फील्ड। अब आपने वो पोटेंशियल ग्रेडियंट वाला जो था उसमें आपने एक और चीज़ पढ़ी थी, वो आपने क्या पढ़ी थी, याद है कुछ, वो आपने पढ़ी थी कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू होता है माइनस डेल V बाय डेल R, यही पढ़ा था ना। तो यहाँ से हम E इज इक्वल टू V बाई D लगा सकते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस, और क्योंकि ये डेल्टा R जो है वो D के बराबर है, माइनस साइन को हम क्या कर देते हैं, निगलेक्ट कर देते हैं,
तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह पे लगा दो फिर इसको, यानी ये वाली जो वैल्यू आई है इसको उठाकर यहाँ पुट कर दो इस इलेक्ट्रिक फील्ड में। तो ये आपके पास आ जाएगी V/D इक्वल टू Q/ε0A। सही है। अब इसी फार्मूला को रीअरेंज कर लो और इसको उठा के इधर ले जाओ, ε0A/D इक्वल टू Q/V। अब इतना इतना आपके पास किसके बराबर होता है? कैपेसिटेंस के बराबर होता है ना। तो ये ε0A/D इक्वल टू कैपेसिटेंस। अब ये आपके पास कैपेसिटेंस का फार्मूला आ गया है, किसका भला? पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का। अब ये आपको बताता किस चीज़ पे है। एक तो ये C डिपेंड करता है एरिया पर, डिपेंड्स अपॉन एरिया, ये एरिया, ठीक है। जितना ज़्यादा एरिया कैपेसिटेंस उतनी ज़्यादा, चार्ज स्टोर करने की सलाहियत उतनी ज़्यादा। फिर ये कांस्टेंट है, ठीक है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। और डिपेंड करता है, C डिपेंड करती है किस चीज़ पर? डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स के दरमियान में, डिपेंड्स अपॉन सेपरेशन बिटवीन चार्जेस पर। ओके, सॉरी, चार्ज प्लेट्स, बिटवीन प्लेट्स पे, राइट। कि आपकी जो प्लेट्स जितनी करीब होंगी, यानी इन्वर्सली प्रोपोर्शन है ना, तो प्लेट्स जितनी करीब होंगी कैपेसिटेंस उतनी ज़्यादा होगी, प्लेट्स जितनी दूर होंगी कैपेसिटेंस उतनी कम होगी। तो अब हम क्या करते हैं, ये तो तब था जब आपके पास इन दो प्लेट्स के दरमियान में जो मीडियम था या तो वैक्यूम था या फिर एयर थी। सही है। कभी कभी क्या होता है कि हम इन दो कैपेसिटर्स के दरमियान में डाइलेक्ट्रिक रख देते हैं। अब डाइलेक्ट्रिक क्या होता है? व्हाट इज डाइलेक्ट्रिक? लेकिन उसको करने से पहले हम इसके कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि आपको इजीली अंदाजा हो जाए। बच्चों, हियर इज द क्वेश्चन यू आर गोइंग टू सॉल्व फर्स्ट। कह रहे हैं कि सेपरेशन बिटवीन प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर मेड 4 टाइम्स, यानी अगर आपके पास कैपेसिटर है, ठीक है, आपने क्या किया है, पहले के मुकाबले में सेपरेशन जो है वो 4 टाइम्स कर दी है, यानी उसको 4 गुना बढ़ा दिया है। तो व्हाट विल द इफेक्ट ऑफ ऑन कैपेसिटर? तो समझो इस क्वेश्चन को ना हम समझते हैं ऐसे कि पहले समझो यहाँ पे कैपेसिटर लगा हुआ था, तब उसके पास जो उसका सेपरेशन थी वो थी D, ठीक है, एरिया तो A है और सारा कुछ सेम है। अब आपको यहाँ पर मीडियम के बारे में नहीं बताया, तो हम ये कंसीडर कर लेते हैं कि यहाँ पर ये एयर है, ये वैक्यूम है। तो पहले उसकी कैपेसिटेंस जो थी वो थी A/ε0/D। अब उन्होंने क्या किया है कि D को 4 टाइम्स कर दिया है पहले के मुकाबले में, यानी D प्राइम आपका कितना है? 4D के बराबर है, यानी पहले के मुकाबले में 4 टाइम्स। तो C प्राइम आपका कितना होगा? A/ε0/4D आ जाएगा यहाँ पर, ऐसे ही होगा ना, क्योंकि यहाँ पर D प्राइम आ जाएगा। यानी अगर आप इसका फॉर्मूला लिखना चाहो तो C प्राइम इज इक्वल टू A/ε0/D प्राइम आ जाएगा। अब D प्राइम की जगह पे 4D आ गया, तो 1/4 को बाहर निकाल लो, तो अंदर A/ε0/D आ गया। और ये आपके पास किसके बराबर है? पहले वाले कैपेसिटेंस के बराबर है ना, तो ये आपके पास आ जाएगा पहली के मुकाबले में 4। यानी इसका मतलब है कि जब आपने 4 टाइम्स उसकी सेपरेशन बढ़ा दी, तो आपकी जो कैपेसिटेंस है वो पहले के मुकाबले में चौथा हिस्सा रह गया, ठीक है। इसका मतलब है कि अगर आप अपनी सेपरेशन को डबल कर दोगे तो कैपेसिटेंस कितनी हो जाएगी? हाफ हो जाएगी। अगर आप उसको 3 टाइम्स कर दोगे, यानी पहले के मुकाबले में 3 टाइम बढ़ा दोगे, तो वो कितनी हो जाएगी? उतनी ही कम हो जाएगी। अब अगर आप इसको कम कर दो सेपरेशन को, यानी अगर हाफ कर दो, तो क्या होगा? तो आपकी कैपेसिटेंस जो है वो डबल हो जाएगी। कैसे डबल होगी? ये क्वेश्चन FMDC में आया हुआ है, इसके अलावा भी आया हुआ है कहीं पे, अब मुझे याद नहीं आ रहा कि कहाँ पे आया हुआ है। वहाँ पे उन्होंने कहा है कि पहले के मुकाबले में अगर हाफ कर दी जाए, यानी अब D प्राइम आपके पास 1/2D हो जाए, तो क्या होगा? तो उसको भी कर लेते हैं। C इज इक्वल टू, पहले आपके पास क्या था? A/ε0/D, तो C प्राइम अब कितना हो गया? A/ε0/D प्राइम, यही हो जाएगा ना, सॉरी नज़र ही नहीं आ रहा था, D प्राइम हो जाएगा ना।
तो अब आपने क्या करना है, डी प्राइम की जगह पे 1/2 डी लगा दो, तो सी प्राइम इज इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट ओवर 1/2 डी आ गया, तो ये 2 ऊपर चला जाएगा, तो सी प्राइम आपके पास कितना हो जाएगा, 2 इंटू, सॉरी ये डी है, ए एप्सिलॉन नॉट ओवर डी, और ये आपके पास 2 इंटू सी आ गया। इसका मतलब क्या है कि पहले के मुकाबले में डबल हो गई है। अब अगला क्वेश्चन है, कह रहे अगर एरिया जो प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर का है उसको आप डबल कर दो पहले के मुकाबले में, तो कैपेसिटेंस पे क्या असर पड़ेगा। पहले देखो सी आपका कितना है, ए एप्सिलॉन नॉट ओवर डी, ठीक है, जब आप उन प्लेट्स का एरिया पहले जितना था, ऐसे। अब आपने क्या किया है, सेपरेशन उतनी रही है, डी की डी रही है, बस आपने प्लेट्स का जो एरिया है उसको डबल कर दिया है। सही है, समझ रहे हो ना। ओके, अब सेपरेशन अभी भी कितनी है, डी, अच्छा है मैंने ज़्यादा बना दी है लेकिन है उतनी डी ही है, उसको चेंज नहीं हमने किया, लेकिन आपने एरिया जो है वो डबल कर दिया है, यानी ए प्राइम आपके पास कितने बराबर है, 2a के बराबर, पहले के मुकाबले में डबल हो गए। तो जब आप इसमें वैल्यूज पुट करोगे, सी प्राइम आपके पास कितना हो जाएगा, ए प्राइम एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि ये तो कांस्टेंट है, डी आपने खुद कांस्टेंट रखा है, तो सी प्राइम ए प्राइम किसके बराबर हो जाएगा, 2a एप्सिलॉन नॉट ओवर डी, 2 बाहर आ जाएगा, यहाँ पे आ गया ए एप्सिलॉन नॉट ओवर डी, तो यहाँ पर सी प्राइम आपके पास आ गया 2c, यानी जितने गुना आप एरिया बढ़ाओगे आपकी कैपेसिटेंस भी उतने गुना ही बढ़ जाएगी। 3 गुना एरिया बढ़ाओगे तो पहले के मुकाबले में कैपेसिटेंस 3 गुना हो जाएगी, 4 गुना बढ़ाओगे तो कैपेसिटेंस 4 गुना हो जाएगी, अगर इसको हाफ कर दोगे तो कैपेसिटेंस भी पहले के मुकाबले में हाफ रह जाएगी। सही है। अब अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है, कहते हैं सपोज करो एरिया जो कैपेसिटेंस का है ना, कैपेसिटर्स की प्लेट का, वो 4 सेंटीमीटर स्क्वायर है, एरिया है 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, सेपरेशन उनके दरमियान में आपने रखी हुई है 2 मिलीमीटर। सही है। अब आपको मीडियम नहीं बताया हुआ, तो इसका मतलब है ये एयर है, डाई इलेक्ट्रिक आपने नहीं रखा हुआ, तो ये होता है आपके पास, ये होता है जी 8.85 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू द पावर कितना मिला, -12 कूलम स्क्वायर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, इतना होता है। तो अब यहाँ से आपसे पूछा हुआ है कि कैपेसिटेंस फाइंड करी, कैपेसिटेंस का फार्मूला होता है ए एप्सिलॉन नॉट ओवर डी, ठीक है। तो एरिया आपको दिया हुआ है यहाँ पर कितना, 4 सेंटीमीटर का स्क्वायर। सही है। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आपको 8.85 मिली हुई है जी, 10 रेज़ टू द पावर -12, और डी आपको दिया हुआ है जी 2 मिलीमीटर। अब आपने इसको ऐसा यूनिट में भी तो कन्वर्ट कराना है ना, तो उसके लिए आप क्या करोगे, C इज इक्वल टू, ये हो गया जी आपके पास 4 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू द पावर -2, और उसका भी स्क्वायर, क्योंकि ये सेंटीमीटर का स्क्वायर है ना, तो -2 का भी स्क्वायर आएगा, तो ये हो गया -4, 2 बार 4, 8.85 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू द पावर -12, और ये आ गया 2 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू द पावर -3। सही है। तो ये तो इससे सीधा सीधा ही गया, तो ये हो गया आपके पास 2 5 बार 10 1 हासिल, 2 8 बार 16 1 17 1 हासिल, 2 8 बार 16 1 17। सही है। और ये 12 और 4 16, 16 में से 3 गए, ये ऊपर हो गया -16, ये ऊपर जाके +3 हो गया, तो ये आ गया आपके पास 17.70 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू द पावर -13 फैरड। इसका मतलब है कि अगर आप इतना चार्ज जो है प्लेट्स के ऊपर डिपॉजिट कराते हो, तो उन प्लेट्स के दरमियान में एक वोल्टेज का पोटेंशियल डिफरेंस आ जाता है, यानी 17.70 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू द पावर -13 कूलम अगर आप चार्ज डिपॉजिट कराते हो, फिर आपकी दोनों प्लेट्स के दरमियान में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो 1 वोल्ट का हो जाता है। समझ आ गई। तो इसी के साथ अगला क्वेश्चन, अब अगला क्वेश्चन क्या है, कह रहे सेपरेशन कितनी होनी चाहिए प्लेट्स के दरमियान में,
कि अगर एरिया जो है वो 2 सेंटीमीटर स्क्वायर हो, कैपेसिटेंस 2 माइक्रोफैरड की हो और फ्री स्पेस, ठीक है वही। तो आपको अब क्या क्या दिया हुआ है यहाँ पर डेटा, कि एरिया दिया हुआ है प्लेट्स का कितना भला 2 सेंटीमीटर स्क्वायर, उसके साथ आपको कैपेसिटेंस दी हुई है कि 2 माइक्रोफैरड रखनी है आपने, सही है। और परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस का तो आपको पता ही है 8.85 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, इसके बराबर होती है। अच्छा ये भी पर न्यूटन। अब आपने वैल्यूज लगा लेनी है। कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या होता है, ए एप्सिलॉन नॉट ओवर डी। अब एरिया यहाँ पे आपको दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर स्क्वायर, सही है। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आपको पता ही है 8.85 होती है 10⁻⁻12। डी आपने फाइंड करना है, सी भी आपको दिया हुआ है कितना 2 माइक्रोफैरड 10⁻⁻6 फैरड। अब इनको ले जाओ इधर, यानी रीअरेंज कर लो, तो ये हो जाएगा 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। अच्छा सेंटीमीटर की जगह पे 10⁻⁻2 का स्क्वायर तो -4, 8.85 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻12 ओवर 2 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻6 इज इक्वल टू डी। 2 से 2 गया, यहाँ पर आपके पास आ गया 8.85 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻12 -4, ये -16 हो गए, और ऊपर जाके ये प्लस हो गया 6, तो ये -10। डी इज इक्वल टू 8.85 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻10 मीटर्स। इतना आपके पास प्लेट्स में सेपरेशन होना चाहिए, सही है। तो बच्चों क्लियर हो गया ये कॉन्सेप्ट आपको। अब हम इसका अगला सेक्शन करते हैं। ये तब था कि अगर आपके दोनों प्लेट्स के दरमियान में या एयर हो या वैक्यूम हो। अब हम देखते हैं कि अगर हम डाइइलेक्ट्रिक को पुट कर दें तो क्या असर पड़ता है। तो बच्चों अब आपने जो सेक्शन पढ़ना है ना, उसमें आपके दोनों टॉपिक जो है ना वो कवर हो जाने हैं। कौन कौन से, देखो एक तो आपकी बुक का यहाँ से लेकर यानी ये वाला टॉपिक जो है यहाँ तक ये कवर हो जाएगा, साथ ही इसी को एक्सप्लेन कर दूँगी, ठीक है। क्योंकि अगर मैं इसको एक्सप्लेन करूँ और इसको ना करूँ ना तो फिर सारा गड़बड़ हो जाएगा। तो बेहतर है कि मैं पहले इसको एक्सप्लेन करूँ और बाद में आपको बताऊँ कि ये फार्मूला जो है वो कैसे आया, ठीक है। तो आपकी बुक का ये सारा कवर हो जाएगा। लेकिन ये नहीं सोचना कि ये क्या मतलब हो रहा है, खिचड़ी पक रही है। खिचड़ी नहीं पकेगी, बल्कि आपका कॉन्सेप्ट जो होगा वो ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इसको पढ़ने से पहले आपको इसकी नॉलेज होना ज़रूरी है, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि डाइइलेक्ट्रिक क्या होते हैं। आपकी बुक में इंसुलेटर का वर्ड यूज़ किया हुआ है, ठीक है। लेकिन डाइइलेक्ट्रिक जो होते हैं ना वो इंसुलेटर नहीं होते, वो स्पेशल क्लास होती है मटेरियल्स की जो खुद के अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं होने देते। अब आप कहोगे वो तो इंसुलेटर भी होते हैं, लेकिन ये खुद को पोलराइज कर देते हैं, यानी अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करा देते हैं, यानी पोल्स बना लेते हैं। केमिस्ट्री में आपने पोलराइजेशन पढ़ा भी होगा, ठीक है। तो डाइइलेक्ट्रिक्स क्या होते हैं, डाइइलेक्ट्रिक्स आर स्पेशल टाइप ऑफ मटेरियल्स that doesn't allow current to pass through them, यानी अपने अंदर से करंट को पास नहीं कर होने देते, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है वो क्रिएट कर देते हैं, बट क्रिएट इलेक्ट्रिक फील्ड। अब वो कैसे क्रिएट करते हैं वो भी हम देखते हैं। अब हमें मसला तो ये है ना कि अच्छा भला काम चल रहा था हमारे इंसुलेटर के साथ, तो हमें ज़रूरत ही क्या है कि हम दरमियान में जाके डाइइलेक्ट्रिक घुसा दें। हमें क्या आफत आई हुई है, अच्छा खासा हमारा काम चल तो रहा था। तो बच्चों जैसे कि हमने पढ़ा कि जो प्लेट्स हैं ना इनके दरमियान में सेपरेशन जो है वो बहुत कम होनी चाहिए। ऐसे पढ़ा ना हमने, सेपरेशन बहुत कम होनी चाहिए।
अब जब आप इन छोटी सी प्लेट्स को सेपरेशन करोगे तो इस पे पॉजिटिव चार्ज है, इस पे नेगेटिव चार्ज है, तो ये तो आपस में चिपक जाएंगे। तो चलो ये भी हो गया। हमने ना पता क्या किया कि इसको फिक्स कर दिया। तो हमने कहा कि चलो हम इसको जुड़ने नहीं देते, तो अब हम डाइलेक्ट्रिक नहीं रखते। डाइलेक्ट्रिक रखने का एक और फ़ायदा भी होता है। जब आप डाइलेक्ट्रिक रखते हो ना, तो वैक्यूम के मुकाबले में आपकी जो कैपेसिटेंस होती है वो बढ़ जाती है। कैपेसिटेंस कैसे बढ़ती है उसको हम पढ़ते हैं बाद में। पहले हम ये देखते हैं कि डाइलेक्ट्रिक बिहेव कैसे करता है। बिहेव अब ये ऐसे करता है, देखो, अगर ये पॉजिटिव है प्लेट, ठीक है, इसको हम चार्जिंग ऑफ कैपेसिटेंस भी कहते हैं, ठीक है, 10th क्लास में है ये। वहाँ पे भी ना इतनी एक्सप्लेनेशन से नहीं है, और इसी क्वेश्चन की वजह से मैं एक दफ़ा अपने इंटरव्यू में से बाहर हो गई थी। अच्छा, सीखते सीखते सीखता है बंदा, ठीक है। तो समझो यहाँ पर आपने डाइलेक्ट्रिक प्लेस कर दिया है और इसके एटम्स हैं, ठीक है। अब आपको पता है इंसुलेटर्स जो होते हैं ना, उनके फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते, बल्कि वो पूरे जुड़े हुए होते हैं अपने एटम्स के साथ, ठीक है। अब समझ लो ये ऐसे है। अब मैं सारे नहीं बना रही, कुछ कुछ ही बना रही हूँ। जब आपने इसको यहाँ बैटरी के साथ जोड़ा हुआ है, तो क्या होगा कि ये बैटरी अपने पॉजिटिव जो होंगे ना, वो यहाँ पर भेजेगी इस प्लेट की तरफ। ये इतनी तो समझ आ जाती है कि इसने अपने पॉजिटिव जो हैं वो इस प्लेट की तरफ भेजे। सही है। इसको ना मैं आगे थोड़ा बड़ा करके बनाती हूँ, सही है। तो बच्चों ये बन गया आपका प्यारा सा कैपेसिटर। अब देखो ये बैटरी के साथ आपने जोड़ दिया इसको, दरमियान में इंसुलेटर है। अब आपको पता है कि ये इसके इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो फ्री नहीं होते बल्कि बाउंड होते हैं। अब मैंने ये एटम जो है वो फासले पर बनाए, वो भी जुड़े हुए होते हैं आपस में। तो यहाँ से बैटरी क्या करेगी, सबसे पहले तो बैटरी करेगी ना, यहाँ से अपने पॉजिटिव चार्जेस को रवाना करेगी। यहाँ पर आ जाएंगे पॉजिटिव चार्ज, राइट। इस प्लेट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब ये प्लेट के अंदर तो पड़ा है डाइलेक्ट्रिक। अब ये क्या करेगा कि ये इंसुलेटर है, सॉरी, फिर इंसुलेटर मुंह से निकल रहा है क्योंकि इसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। तो ये क्या करेगा, इसके इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा, यानी इधर वाली साइड पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, पीछे के रह गए इस वाली साइड पे पॉजिटिव चार्ज। ऐसे ही हो गया, नेगेटिव तो इधर आ गया। अब ये पॉजिटिव साथ वाले एटम की इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन को क्या करेगा, डिस्टर्ब कर देगा और सारे इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा। यहाँ पे क्या रह गया, पॉजिटिव चार्ज। फिर यहाँ ये वाला जो है वो अगले के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा। यहाँ पे क्या रह गया, पॉजिटिव चार्ज। यहाँ पर फिर इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा। यहाँ पर क्या रह गया, पॉजिटिव चार्ज। और ये पॉजिटिव चार्ज इस प्लेट के नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा और पॉजिटिव को रिपेल करेगा। तो पॉजिटिव नेगेटिव इधर आ जाएंगे और पॉजिटिव जो रिपेल हुए हैं वो यहाँ से इस बैटरी में आ जाएंगे, सही है। तो इस तरह से इस प्लेट के ऊपर नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज आ गए। तो अब यहाँ पर ये आपको नज़र आ रहा है पोल्स बने हुए हैं, एक नेगेटिव पोल एक पॉजिटिव पोल। तो इसी डाइपोल्स की फॉर्मेशन को, यानी दो पोल है ना, तो इसको हम कहते हैं डाइपोल। तो फॉर्मेशन ऑफ डाइपोल को हम पोलराइजेशन कहते हैं। तो पोलराइजेशन की डेफिनेशन क्या होगी, फॉर्मेशन ऑफ डाइपोल्स ऑफ डाइलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक। तो ये आपके पास पोलराइजेशन है। अब डाइपोल किसको कहते हैं, ठीक है। डाइपोल्स क्या होते हैं, तो डाइपोल होते हैं, तो डाइपोल क्या होता है, डाइपोल इसकी डेफिनेशन क्या होगी, टू इक्वल एंड ऑपोजिट चार्ज। चार्ज separated by small distance
ओके, तो थोड़े से डिस्टेंस से अगर ये अलग हों तो इसको हम डाइपोल कहते हैं। अब इस इंसुलेटर की वजह से जो डाइपोल आपने रखा है, डाइइलेक्ट्रिक रखा है, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड पे क्या असर पड़ता है और कैपेसिटेंस कैसे ज़्यादा हो जाती है, उसका जवाब ये है। देखो, ये दो प्लेट्स की जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन क्या है, ये वाली, ऐसा ही है, यही वाली है ना, पॉजिटिव से नेगेटिव। लेकिन अगर इन डाइपोल्स की इलेक्ट्रिक फील्ड को देखो तो ये है इस डायरेक्शन में, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि आपकी ये वाली जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है, डाइपोल की इलेक्ट्रिक फील्ड उसको अपोज करती है, जिसके नतीजे में जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी इन दो प्लेट्स के दरमियान थी वो कम हो जाती है, तो पोटेंशियल भी कम हो जाता है, यानी पोटेंशियल डिफरेंस भी कम हो जाता है आपका ड्यू टू दिस ऑपोजिशन। और जब पोटेंशियल डिफरेंस कम हो जाता है तो क्या होता है, देखो इसी लेक्चर के शुरू में हमने पढ़ा था क्या कि जितना ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस, बाहर से चार्जेस को डिपॉजिट कराना उतना ही मुश्किल। यानी अगर इस कैपेसिटर के ऊपर के दरमियान में पोटेंशियल डिफरेंस है ज़्यादा, तो इसके ऊपर और ज़्यादा चार्जेस को डिपॉजिट कराना मुश्किल हो जाता है। जैसे आप चार्ज को डिपॉजिट कराते हो, क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस पैदा हो जाता है दो प्लेट्स के दरमियान में, और अगले चार्ज को डिपॉजिट कराना और मुश्किल हो जाता है, ज़्यादा वर्क करना पड़ता है। फिर से आपने जब उसको भी करवा दिया, तीसरी दफ़ा जब आप चार्जेस को लेके जाते हो तो और मुश्किल हो जाता है, क्योंकि दो दफ़ा आप पोटेंशियल को बढ़ा चुके हो, पोटेंशियल डिफरेंस को। लेकिन जब आप यहाँ पे डाइइलेक्ट्रिक रख देते हो तो पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है वो कम हो जाता है ड्यू टू दिस ऑपोजिशन। तो इसी वजह से कैपेसिटेंस जो होती है वो बढ़ जाती है, यानी जब आप चार्जेस को डिस्प्लेस कराओगे तो पोटेंशियल डिफरेंस कम इंक्रीज करेगा, उसमें कम इंक्रीज आएगा, जिसकी वजह से आप ज़्यादा चार्जेस को कम वर्क डन करवाते हुए इस पर डिपॉजिट करवा सकते हो। समझ आ रही है ना बात। तो इसी तरीके से डाइइलेक्ट्रिक जो है वो आपकी कैपेसिटेंस को बढ़ा देता है। और इसी को हम करने के लिए क्या करते हैं भला, उसके फार्मूला में इस डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो होता है इसको प्लेस कराते हैं। जैसे अगर वैक्यूम या एयर था तब आपके पास कैपेसिटेंस का फार्मूला था ए एप्सिलॉन नॉट ओवर डी, सही है। तो जब आपने इसके साथ समझो यहाँ पर आपने वोल्ट मीटर लगाया हुआ है, जैसे कि आपकी बुक में एक्सप्लेन किया है। जब इंसुलेटर था तब उन्होंने पोटेंशियल डिफरेंस नापा तो ज़्यादा था, जब डाइइलेक्ट्रिक रख के पोटेंशियल डिफरेंस को नापा तो पोटेंशियल डिफरेंस पहले के मुकाबले में कम आया। अब कैपेसिटेंस तो कांस्टेंट होती है, कैपेसिटेंस तो कांस्टेंट होती है ना, ये तो चेंज ही नहीं होती, हर कैपेसिटर की कैपेसिटेंस चेंज नहीं होती। तो ये जो इसकी कैपेसिटेंस में इंक्रीज आ रहा था उसको बढ़ाने के लिए उन्होंने नॉमिनेटर में एक और टर्म जो थी वो इंट्रोड्यूस करा दी, और उसका नाम उन्होंने रखा डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। अब अगर आपके पास दो इक्वेशन हो, वैक्यूम के लिए आपके पास सी जो है वो है क्या भला, ए एप्सिलॉन नॉट ओवर डी वैक्यूम, और ये मीडियम के लिए ऐसा ही है। इन दोनों इक्वेशन को ज़रा डिवाइड करवा दो, तो जब आप डिवाइड कराओगे सी मीडियम ओवर सी वैक्यूम इक्वल टू, मीडियम वाला क्या आ जाएगा, ए एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर। तो जी जब आप इसको डिवाइड कराओगे यानी ये आ गया डी एंड दिस इज़ माई ग्रीन टी और सी वैक्यूम ए एप्सिलॉन नॉट ओवर डी। नहीं, ये वेट लॉस के लिए नहीं है भाई साहब। अच्छा, तो ये जब आप इसको करोगे तो ये उल्टा हो जाएगा, ये इससे गया, ये इससे गया, पीछे क्या बचा, पीछे आपके पास बच गया है सी मीडियम ओवर सी वैक्यूम इक्वल टू डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। अब ये डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट आपको एक चीज़ तो बताता है कि डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट किसके बराबर होता है, रेशियो ऑफ कैपेसिटेंस, रेशियो ऑफ कैपेसिटेंस विद मीडियम। अच्छा,
रेशो ऑफ कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर, यानी ये क्या है, कैपेसिटेंस की कैपेसिटर है। कब? जब आपने उसके दरम्यान में किसी वैक्यूम डाइलेक्ट्रिक को रखा हो। व्हेन कैपेसिटर, व्हेन छोड़ो, विद डाइलेक्ट्रिक टू कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर, यानी ऊपर वाला कब है, ये कैपेसिटेंस कैपेसिटर की तब है जब उसमें मीडियम हो, ये तब है जब वो वैक्यूम में हो। कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर विद वैक्यूम, वैक्यूम या फिर एयर। ओके, ये तो होगी आपकी किताबी क्या भला डेफिनेशन। अब ये आपको बताता क्या है कि अगर आपको वैक्यूम में आपकी कैपेसिटेंस की कैपेसिटर पता हो, कैपेसिटर की कैपेसिटेंस पता हो, तो आप सी मीडियम निकाल सकते हो। सी वैक्यूम, यानी इसका मतलब ये है कि अगर आपके पास कोई इंसुलेटर है, उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 2, तो आपका वैक्यूम के मुकाबले में कैपेसिटेंस जो है वो डबल हो जाएगी। ठीक है, यानी अगर आपका ये 2 था तो सी मीडियम, यानी अब वाली कैपेसिटेंस पहले के मुकाबले में वैक्यूम के मुकाबले में डबल हो जाएगी ना, ऐसे ही हो जाएगा ना। अगर आपके पास ये 3 हो जाए तो पहले के मुकाबले में आपकी जो कैपेसिटेंस है वो कितनी हो जाएगी, 3 टाइम्स बढ़ जाएगी। ऐसे ही होगा। अगर ये 4 है तो पहले के मुकाबले में 4 गुना बढ़ जाएगी ना। तो इसका मतलब ये है कि आपकी कैपेसिटेंस डाइलेक्ट्रिक मीडियम जो है वो वैक्यूम की कैपेसिटेंस को उतने टाइम्स बढ़ा देती है। समझ आ गई ना। तो अब एक और चीज़, अब मुझे बताओ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो है इसका यूनिट क्या होगा वैसे, बताओ बताओ शाबाश। इसका यूनिट वही होगा ना जो मैम परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस का है, क्योंकि शक्ल मिलती जुलती है, वो फ्री स्पेस के लिए था, ये मीडियम के लिए है, तो फिर दैट्स वाई दे हैव सेम यूनिट्स। गलत, सेम यूनिट इसके नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि ये रेशो है सेम क्वांटिटीज़ के दरमियान में। सेम क्वांटिटीज़ के दरमियान में जो रेशो होती है उस, यानी वो क्वांटिटी यूनिट लेस होती है, तो इसका कोई यूनिट नहीं होगा। क्योंकि ये सेम क्वांटिटीज़ के दरमियान में रेशो है। तो ये था आज का आपका टॉपिक और ये था लेक्चर लंबा सारा। होप्स हो कि आपको कैपेसिटर की सारी समझ आ गई है। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखना, पढ़ते रहना। अल्लाह हाफिज़।